let's everyone join, then we will continue with our third theory. So yeah, of course, definitely. yes, so welcome again everyone. I hope session ठीक जा रहा है. Is there any suggestions or feedback अगर आप देना चाहें कुछ और अगर हमें improvement की जरूरत है? No, Chitraji, it's going very well. मेन मोटिव ये है कि सबको समझ में आ रहा है ना, जैसा मैम की क्लास में समझ में आता है. Exactly. Thank you so much. I think एक दो ही लोग और बचे हैं, वो भी आते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं. लवली जी आप Yes. हाँ लवली जी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अब मोस्टली सभी आ चुके हैं. अब एक दो कोई होंगे तो वो ज्वाइन कर लेंगे हमें मिड ऑफ द सेशन. ठीक है, तो यू कैन. Okay. सबसे पहले आप मोरालिटी और मॉरल डेवलपमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, देन वी विल ठीक है स्टार्ट आवर थर्ड. ओके, देखिए जहाँ तक हम अभी तक पढ़ चुके हैं मेंटल डेवलपमेंट के बारे में, द सेम अगर हम बात करें मोरालिटी के बारे में, तो मोरालिटी विल कम फ्रॉम द मेंटल डेवलपमेंट. लेकिन मोरालिटी एग्जैक्टली क्या है? मोरालिटी एग्जैक्टली जो है वो है वैल्यूज, यानी वैल्यूज या फिर इंटेलेक्चुअल पावर, जिस पावर के थ्रू हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. अगर एक पर्टिकुलर कंटेंट है, एक पर्टिकुलर टॉपिक की हम बात करें, तो उस टॉपिक वो चीज सही है या गलत, इसका डिफरेंशिएशन जो है दैट विल कम द मोरालिटी. जैसे एक बच्चा है और वो बच्चा मिट्टी खा रहा है, तो हम अभी बच्चे की बात कर रहे हैं कि पैंसे की बात करें कि अगर वो मिट्टी खा रहा है तो उसका दिमाग इतना होना चाहिए कि मिट्टी खाना सही है या गलत. लेकिन वो ये चीज डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है. लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है, जब चाइल्डहुड आता है तब तक बच्चा ये समझ जाता है ये राइट है और ये रॉन्ग है. लेकिन अभी वो यहाँ पर ये नहीं समझ सकता कि ये राइट है तो क्यों है और ये रॉन्ग है तो क्यों है. तो बेसिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मोरालिटी मींस द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग in lovely ji, every aspect. Lovely ji, sorry to interrupt you. Redmi please first of all rename yourself and unmute yourself please. Sorry, mute yourself. yes now lovely ji you can start. Now अब हम जब मोरालिटी की बात करते हैं या राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं फॉर पर्टिकुलर कंटेंट, तो हम उसमें एवरीथिंग विल बी कंसीडर लाइक फिलॉसफी, रिलीजन, culture, neighbors, physical environment, everything will come. Like हम वहाँ पर हर चीज के बारे में बात कर सकते हैं, हर चीज का हम टॉपिक ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. अब हम बात करते हैं, ये हुआ हमारा मोरालिटी. मोरालिटी को सबसे पहले प्याजी ने डिफाइन कहते कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पहले प्याजी ने डिफाइन किया, जिसको आगे बढ़ाते हुए हॉल्सबर्ग ने भी मोरालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की है. यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक लाइन तक होता है, एक लिमिट तक होता है. उसके बाद हम बात करते हैं मोरालिटी की, जिसको आगे कंटिन्यू किया है हॉल्सबर्ग ने. अब जब हम मोरालिटी की बात करते हैं तो मोरालिटी में कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे मॉरल बिहेवियर, मॉरल फीलिंग्स एंड मॉरल जजमेंट. अब मॉरल बिहेवियर क्या है? मॉरल बिहेवियर वो है जहां पर बच्चा एक्सटर्नल थिंग से ये दिखाता है कि वो किसी चीज को कितना समझ पाया है, उस चीज की वैल्यू को कितना समझ पाया है, उस चीज की मीनिंग को कितना समझ पाया है, या उसको किस तरीके से वो परसेप्ट कर रहा है या परसीव कर रहा है. दिस विल कम इन द मोरल. नाउ सेकेंड पॉइंट है मॉरल फीलिंग्स. मॉरल फीलिंग में हम बात करते हैं कि किस तरीके की फीलिंग्स उसके लिए, उसके पर्टिकुलर कंटेंट के लिए बच्चे के मन में प्रोड्यूस हो रही है, क्रिएट हो रही है. लाइक अगर बच्चा टीवी देख रहा है, चाहे वो इनफैंट हो, 2 years तक के बच्चे भी टीवी देखते हैं और बड़े भी देखते हैं, तो अब हम उस बच्चे की फीलिंग को ये जज करेंगे कि वो बच्चा जो चीज देख रहा है टीवी में उसको वो किस वे में ले रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव. क्योंकि बहुत बार एडल्टहुड इनफैक्ट प्लस 40 भी किसी चीज को देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उस चीज में वो पॉजिटिव चीज आ रही है तो वो उसे पॉजिटिव ही ले, या वो नेगेटिव आ रही है तो उसको नेगेटिव ही ले. जस्ट एक स्मॉल एग्जाम्पल है, बहुत स्टूपिड सा एग्जाम्पल ही दूंगी. हम क्राइम पेट्रोल नाम का एक सीरियल जानते हैं, कम्स इन सोनी चैनल.
लोग उसे देखते हैं और उसको देख करके ये फील करते हैं कि अच्छा अब मैं इस तरीके से क्राइम करूंगा, अच्छा अब मैं इस तरीके से क्राइम करूंगा। नहीं, इससे दो चीजें हमें मिलती हैं, क्राइम करने के एस्पेक्ट्स मिलते हैं और क्राइम कैसे हो रहा है उससे बचने के भी एस्पेक्ट्स मिलते हैं। दैट मींस प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है वहां पे। अब बच्चे को ये चीज देखनी है कि हमें, बच्चा इन द नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चा, बट यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि हम उसमें से क्या चीज लेना चाहते हैं। दैट विल कम इन फीलिंग्स, दैट कि फीलिंग को किस तरीके से फीलिंग प्रोड्यूस हो रही है और कितनी हो रही है और किस चीज को वो कैसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहा है। नाउ द जजमेंट विल कम एज अ रिजल्ट, यानी कि आपने किसी चीज को देखा, समझा, उसे अडॉप्ट किया और अब उसके ऊपर हम रिएक्शन दे रहे हैं अपना। दैट विल कम इन द जजमेंट। तो जजमेंट हमारा राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। कई बार हमें सोसाइटी से पॉजिटिव चीजें मिलती है, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद भी हम उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ढूंढते हैं। जैसे अगर हम बच्चे को मना करें एट द एज ऑफ 12 और 14 के टाइम पर कि आपको ये नहीं करना है या आपको वहां नहीं जाना है, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे अगर ये चीज मना की जा रही है तो ये गलत किया जा रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको करने की कोशिश करते हैं, जितना क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है। राइट, क्यूरियोसिटी डेवलप तो होती है, साथ में वो उसके ऊपर नेगेटिव बिहेव करता है। और अगर ये हमने जो उसके ऊपर रूल लगाया, दैट विल कम इन पॉजिटिव सेंस, लेकिन वो उस पर नेगेटिव बिहेव करता है। कई बार हम नेगेटिवली चीजों को करते हैं, जैसे हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और हम बच्चे को डांट देते हैं बिना किसी यूज के, बिना किसी रीजन के, तो वो हमारा एक नेगेटिव बिहेवियर है। लेकिन बच्चा उसे पॉजिटिवली भी अडॉप्ट करता है कि यार आज मम्मी या पापा किसी फ्रस्ट्रेशन में है इसलिए उन्होंने मुझे डांट दिया, उनका कोई गलत मतलब नहीं था। तो दैट विल कम इन पॉजिटिव वे, जबकि वहां पर हम नेगेटिव बिहेवियर अपना दिखा रहे हैं। लेकिन अब यहीं पर आता है जजमेंट की किस तरीके से हम किसी चीज को देखने के बाद, किसी चीज को फील करने के बाद किस फाइनल आउटकम पर पहुंचते हैं। दैट विल कम इन मॉरल। नाउ अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू प्याजी, उन्होंने इसे दो चीजों में डिवाइड किया है, हेटेरोनॉमस और ऑटोनॉमस। ये भी मैं ही एक्सप्लेन करूं या कोई और? हाँ, इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। फिर थर्ड थ्योरी के लिए नेक्स्ट हम आलोक जी को इनवाइट करेंगे इंट्रो देने के लिए, और स्टेजेस को कंप्लीट करेंगे नीतू जी। हाँ, ओके। नाउ हेटेरोजेनस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है कि किस एक मिनट, हेटेरोनॉमस, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आता है कि जब हम हेटेरोनॉमस की बात करते हैं तो हमारे मोरालिटी में क्या चीजें आती है। मोरालिटी में हमने अभी बेसिकली पढ़ा राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इसमें बच्चा बेसिकली क्या सीखता है, वो सीखता है एट्रीब्यूट्स, कि किस तरीके से, एक्चुअली मेरा बेटा भी उठ गया ना साथ के साथ, एट्रीब्यूट यानी कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट्स ला सकते हैं, चेंजेस इन पॉजिटिव एस्पेक्ट। यानी किस अगर हम किसी भी चीज को चेंज करें अपनी लाइफ में, तो हम उसमें किस किस तरीके के स्टेजेस को प्रेफर करें, जिससे कि हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रिजल्ट्स तो आए ही आए, प्लस हमारी मोरालिटी जो डेवलप हो वो एक पॉजिटिव सेंस में हो, यानी हमारी पर्सनल लाइफ डेवलप हो सके। इसको प्याजी ने 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज व्हिच कम्स इन मॉरल रियलिज्म। मॉरल रियलिज्म सेज चिल्ड्रन टेंड टू बिहेव अ क्लियर सेंस और राइट एंड रॉन्ग, ऑल्दो दे बिलीव दैट देयर इज अ टिपिकली ओनली वन राइट आंसर टू एवरी सिचुएशन। यानी बच्चा ये तो दिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो ये दिखाता है, मतलब उसको ये सेंस आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन वो एक बार में किसी एक ही आंसर पे पहुंच सकता है। यानी किसी भी एक टॉपिक का या किसी भी एक चीज का सिर्फ एक ही आउटकम या एक ही रिजल्ट हो सकता है। They tend to trust adults at this stage and do not question an adult's moral judgment। यानी कि वो अपने बड़ों पे भी ट्रस्ट करता है, जिससे कि वो आगे चीजों को डेवलप कर सके। यानी अगर वो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट कर रहा है तो वो अपने एडल्ट पे बिलीव करके कर रहा है और उनके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं करता, उनपे ब्लाइंडली फेथ करता है। बेसिकली अगर आप बच्चे को कभी ये कहते हो कि बेटा यहाँ नहीं जाना, ठीक है, या ऐसा नहीं करना, तो फिर तो वो उस चीज को फॉलो करता है, यस। नाउ द सेकंड स्टेज अकॉर्डिंग टू प्याजी, मोरालिटी ऑफ अ रेसिप्रोसिटी। यानी कि रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है किसी चीज को रेसिप्रोक करना। अगर बच्चा कुछ अच्छी चीज कर रहा है तो हमको उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज, मतलब उसे रिवॉर्ड देना चाहिए।
हमें उसे रिवॉर्ड देना चाहिए और उसके साथ साथ अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो राइट डिसीजन लेने की पावर आई है वो बूस्टअप होगी। और अगर बच्चा कोई चीज गलत कर रहा है तो हमें उसे उसी समय रोकना चाहिए या मना करना है या डांटना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो हमारी आईज के थ्रू समझ जाते हैं थोड़ा बहुत, या फिर हम अगर हाथ उठा के हल्का सा मारने जैसी सिचुएशन क्रिएट करें, मतलब थप्पड़ हल्का सा मारने जैसी सिचुएशन क्रिएट करें, तो वो उससे भी चीजों को समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉर्म थ्रू द नेगोशिएशन। यानी उनको ये पता है कि कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं फॉर्म थ्रू नेगोशिएशन। यानी कि ये किस तरीके से बनते हैं, ये इस तरीके से बनते हैं कि हमें यहाँ पर ये चीज समझाई जाती है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, और इन चीजों में किस तरीके से हमें ब्रिज बनाना है जिससे कि हम किसी आउटकम पर पहुंच सके और एक सेट ऑफ रूल्स बना सके। Now the next is children learn that rule can be changed and they see the world through the eyes of the other people. They are able to comprehend that there may be more than one right answer. अब क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा जो है, जो सेकेंड स्टेज, अगर हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो सेकेंड स्टेज जो होती है वहां पर बच्चा ये समझ सकता है कि एक चीज के दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। पहले बच्चे के अंदर इतना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ था कि वो किसी एक कंटेंट या टॉपिक का सिर्फ एक ही आउटकम ला रहा था। अब वो दो आउटकम पर इजीली पहुंच रहा है, जहां पर वो ये भी समझ सकता है कि शायद दोनों चीजें गलत हो, शायद दोनों चीजें सही हो, या एक सही हो और एक गलत हो। नाउ इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर ये रिजल्ट आता है कि वो अब ये समझ सकता है कि कोई चीज सही भी हो सकती है और गलत भी, क्योंकि पहले तो उसने क्या समझा फर्स्ट स्टेज में कि कोई चीज सही ही है और वो अपने पेरेंट्स पे बिलीव करके आगे बढ़ रहा है। नाउ द सेकंड स्टेज से कि वो अब दो आउटकम पे आ रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि मैं अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को या इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर चुका हूँ, अडैप्ट कर चुका हूँ, समझ चुका हूँ, और अब मैं इसके ऊपर डिसीजन अपना ले सकता हूँ कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। बेसिकली इसमें ये भी है कि जितना मुझे समझ में आया है कि पहले वो अपना अगर कोई डिसीजन लेता है और फिर अगर उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे, या ये सही तो नहीं, उनको फॉलो करता है, तो वो एक नेगोशिएशन वाला आ गया कि रूल चेंज हो सकते हैं। मैंने कुछ और देखा था, लेकिन जब मुझे किसी और ने कुछ और दिखाया तो वो चीज उसका परसेप्शन चेंज हो गया। हाँ, यानी सेकंड में यहाँ पर बच्चा ये समझ सकता है कि हम रूल्स चेंज हो सकते हैं, रूल्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में ये है कि जो पेरेंट्स ने कहा या जो उनका कहते हैं आइडियल है, जो उसने कहा वो उसने माना, चाहे उसने उसका एडॉप्शन कुछ भी हो, उसका परसेप्शन कुछ भी हो, उसे उन्हें फॉलो करना है जो उसका आइडियल है। बट सेकेंड स्टेज पे बच्चे के अंदर राइट एंड रॉन्ग या यस एंड नो करने की पावर आ जाती है और वो चीजों को चेंज करने की एबिलिटी क्रिएट कर चुका होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मैच्योर एडल्ट थिंकिंग. In this stage, many different moral issues are addressed through the practical decision. People at this stage, the ethics of a cooperation and complexity of a moral issues are better understood. यानी कि अब बच्चा इतना mature हो चुका है, he or she is not in a childhood position, now he is in adult stage, और वो अब ये समझ चुका है practical world से, खुद के practices से और अदर मतलब आउटसाइडर बाकी लोगों के एक्सटर्नल पीपल्स के थ्रू ये समझ चुका है, बिहेवियर के थ्रू ये समझ चुका है कि किसी चीज के ऊपर हम किस हद तक किस लिमिट में बिहेव कर सकते हैं। यानी कि अब उसका जो राइट एंड रॉन्ग, यस और नो का जो रिजल्ट होगा वो बहुत फ्रूटफुल होगा, उसका एक स्ट्रक्चर होगा, वो बेसलेस नहीं होगा। बच्चा पहले क्या था, बच्चे को अगर ये समझना है कि उसे चॉकलेट खानी है तो चॉकलेट खानी है, नहीं खानी है ये खानी है, ये उसका डिसीजन है। लेकिन अब बच्चा इतना मैच्योर हो चुका है कि उसे पता है कि चॉकलेट खाने से कैविटीज हो सकती हैं, उसमें शुगर होता है तो वेट इंक्रीज हो सकता है। तो अब वो चीजों को वो अच्छे से एक बेसफुल मीनिंग में अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकता है। नाउ हम सेकंड आते हैं, ऑटोनोमस मोरालिटी। मैं अभी तक सही समझा रही हूँ? बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अब ये लास्ट वाला आप जल्दी से फिनिश करो सो दैट वी कैन स्टार्ट द थर्ड वन, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ना, हाफ एन आवर बचा है। यस
ओके, नाउ अब हम आते हैं ऑटोनोमस मोरालिटी पे। प्याजी कहते हैं सेड दैट आफ्टर द एज ऑफ 6 to 7 years sufficient cognitive development might have taken place. Children are not self-centered now and they begin to think about others. यानी उनके अकॉर्डिंगली ऑटोनोमस मोरालिटी कहती है कि 6 to 7 years के जो बच्चे होते हैं उनका माइंड अब इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड ही नहीं होते हैं, वो दूसरों के लिए भी अब सोचने लगते हैं। यानी अभी तक तो बच्चा सिर्फ अपने लिए सोच रहा था, मैं गिर जाऊंगा, अरे ये मैं खाऊंगा तो क्या होगा। अब बच्चा क्या सोच रहा है, अगर मैं गिरूंगा तो शायद से जो मेरे साथ खड़े हैं उनको भी चोट आ सकती है या उनको भी इसका इफेक्ट हो सकता है। नाउ इन दिस सेकंड स्टेज rules are not considered as unchangeable with the consent of others. To some extent the change can be brought in the social rules. यानी कि यहाँ पर हम रूल्स आर नॉट कंसीडर्ड एज अनचेंज, यानी कि अब वहां पर बच्चा इतना मेच्योर हो चुका है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो बार बार फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, उसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि वो अब पूरी तरीके से श्योर है कि ये रिजल्ट जो आया है वो यही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है, यानी कि वो अब ब्लाइंडलेसली बिलीव नहीं करेगा। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ द मोरालिटी, ऑटोनोमस। वेरी वेल डन लवली जी, बहुत अच्छे से आपने विद एग्जांपल्स जो हमारे डेली लाइफ के होते हैं उनसे एक्सप्लेन किया और मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज आप अपने फीडबैक चैट बॉक्स में और रिएक्शंस के थ्रू जरूर देना मैम को, ठीक है, सो दैट इससे सब एक्चुअली सबको ही मोटिवेशन की बहुत नीड होती है ना, चाहे वो डेली पार्टिसिपेट करते हो चाहे नहीं करते, जो नहीं करते उनके लिए वो बोनस हो जाता है, ठीक है ना, और जो कर रहे हैं उनके लिए तो फिर मोटिवेशन सबको ही चाहिए। तो उनको मोटिवेशन पावर बढ़ जाता है। It's like a cherry on the cake. So right. है ना, नहीं बहुत अच्छा। अब इसके मोरालिटी की जो मोरालिटी इन एडोलसेंस है तो प्लीज आप लोग इसको खुद से गो थ्रू करिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस पहले भी हमने जब डेवलपमेंट्स डिस्कस किए थे उस टाइम पे आया भी था, एडोलसेंस में भी था, तो आप एक बार इसको खुद से गो थ्रू करिएगा। आई थिंक ये इजीली अब सबको अंडरस्टूड हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके सब जगह डिस्कस हो चुका है। एम आई राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ थर्ड थ्योरी। सो आलोक जी आप प्लीज थर्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए फॉर हेल्सबर्ग का, और उसको फिर कंटिन्यू स्टेजेस में नीतू जी करेंगे। आलोक जी अगर आप बिजी नहीं हैं एंड इफ यू आर एबल टू स्पीक देन प्लीज। थर्ड थ्योरी मैम वो मोरालिटी वाला? हाँ यस पेज नंबर 97 पर है ये, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। Are you okay आलोक जी? will you able to do so? अगर आप ऑफिस में बिजी नहीं है तो ऑफिस में तो नहीं हूँ, लेकिन मैम नहीं अगर आप बिजी हैं नहीं आप रहने दीजिए। अगर आप बिजी हैं और थोड़ा डिस्टरबेंस है तो कोई इशू नहीं है, आप आज सुन लीजिए, आप कल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है नीतू जी आप इसको स्टार्ट करिए प्लीज। नीतू शर्मा जी, आलोक जी आप म्यूट कर लीजिए। नीतू जी आप सुन रहे हैं हमें? अरे चलो नीतू जी नहीं, आई थिंक वो या तो सुन नहीं पा रहे हैं, जो भी है। इज देयर एनीवन अपार्ट फ्रॉम दिव्यांशी, लवली जी, मेरे अलावा? यस दिव्यांशी नहीं, दिव्यांशी को तो फिर मैं ले ही लूंगी मुझे ये था कि अगर कोई और इसको करना चाहे जिसने थर्ड थ्योरी पढ़ी हो तो प्लीज आप करिए। मैं एक एक करके नाम ले, प्लीज जो हो आप प्लीज अनम्यूट करना, क्योंकि मेरा ये है कि एटलीस्ट सब कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर लो। देखो जो अगर ऑफिस में रहते हैं ना तो आप प्लीज, लो दिव्यांशी भी आउट हो गई हैं, वो भी बाहर हैं शायद, तो शी वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन। गरिमा वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस थर्ड थ्योरी? गरिमा, प्रियंका त्रिवेदी, मैं हाफ डिवाइड कर दूंगी। मैं उस समय गरिमा ही बोल रही थी, बट शायद हाँ क्या कह रहे हो आप? मैं उस समय गरिमा ही बोलना चाह रही थी, शायद से मैं दिव्यांशी बोल रही थी। हाँ आप दिव्यांशी बोल। गरिमा आप स्टार्ट करो, ठीक है, प्रियंका आप उसको कंटिन्यू करना, ठीक है, देन आई विल आल्सो टेक पार्ट इन दैट बीच बीच में, ठीक है।
क्योंकि मैम मुझे आई क्या हो रहा है, स्टार्ट बट हाँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा नेटवर्क अनस्टेबल है कोई मेरा, बात ये नहीं, वेदर इसलिए आप कंडीशन इंट्रो की दे वजह दो से शॉर्ट, चलता है। हाँ शॉर्ट में इंट्रो दे ओके दो। ठीक है प्रियंका, आप स्टेजेस कंप्लीट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें पूरा ओके इसलिए मैं ट्राई पार्टिसिपेट नहीं, क्योंकि मुझे करूंगी। हाँ पार्टिसिपेंट्स को भी देखना पड़ता है तो इसीलिए गरिमा आप स्टार्ट करो प्लीज, ठीक है। मैम श्योर। सो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, theory of moral development and उनकी stages. So what is moral development? Moral development is basically child की learning की क्या चीज है and क्या चीज गलत है, not only क्या decisions but moral भी rules and regulations होते हैं जिसके वजह से child learn करता है कि whether डिसीजन या फिर एक चीज करना सही है या फिर वो चीज गलत है, दैट इज मॉरल डेवलपमेंट। एंड ये जब धीरे धीरे चाइल्ड में ये लर्निंग आ जाती है कि ओके दिस इज राइट फॉर मी एंड दिस इज रॉन्ग, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरीवन, सो दैट इज मॉरल डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। सो पियाजे ने भी चाइल्ड डेवलपमेंट में जब पढ़ाया था तब उन्होंने मॉरल रीजनिंग के बारे में भी बताया था, बट उन्होंने को रिजेक्ट कर दिया था दैट children learn and internalize the rules and morals of society and forced to adapt to them. Okay, so ऐसा होता है एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं बहुत ज्यादा, तो हम उन्हें जो चीज सिखाते हैं या फिर जो चीज उनको फोर्स करते हैं सीखने के लिए कि नहीं दिस इज रॉन्ग फॉर यू, दिस इज राइट, दिस इज द राइट वे, चाहे वो बच्चे को अच्छा लगे चाहे गलत लगे, बच्चा वही चीज उनके स्टार्टिंग अर्ली स्टेजेस में यही चीज सीखते हैं। बट इस चीज को पियाजे ने इस आइडिया को ही बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने इस चीज को बिलीव किया था दैट चाइल्ड में जो मॉरल लर्निंग उनकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट्स की वजह से आती है। जब उनपे कोई डिसीजन लेने की बारी आती है, डिसीजन मेकिंग आता है, अपॉर्चुनिटी या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी आती है, तभी बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट हो, उनका ये था। तो यहाँ पे कोल्सबर्ग थ्योरी में कुछ उनके assumptions थे जो हम डिस्कस करेंगे। So first is humans are inherently communicative, capable of reason and possess the desire to understand others and the world. गरिमा, am I audible? गरिमा आपका ना एक्चुअली नेटवर्क की वजह से ना वॉइस ब्रेक हो रही है, तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। यस मैम, अभी आप पॉज करो, ठीक है। एजम्पशंस प्लीज आप लोग एक बार खुद से इसे गो थ्रू करिएगा, क्योंकि पहले हम स्टेजेस करते हैं, उसके बाद शायद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इसकी स्टेजेस करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि लाइक कोहेल्सबर्ग है, उनका कंप्लीट नेम है लॉरेंस कोहेल्सबर्ग, राइट। उन्होंने जीन पियाजेट की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसको आगे कंटिन्यू करके कंप्लीट मॉरल डेवलपमेंट में उन्होंने इसको कवर अप किया है, जिसको उन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में कवर किया है, राइट। तो एवरी लाइक 2 स्टेजेस आर कवरिंग इन ईच लेवल, ठीक है। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस को उन्होंने कवर किया है। तो इस तरीके से 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस हैं उनकी। तो प्रियंका, हाँ बताएं। प्रियंका, एम आई ऑडिबल? जी बिल्कुल। हाँ, तो आप इसको स्टेजेस को बताना चाहोगे अगर आपने स्टडी किया है? मैंने स्टडी तो किया है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ आप ट्राई करो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कोल्सबर्ग ने इसमें एक मॉरल डिलेमा करके मतलब एक स्टोरी दी और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी सारी जो स्टेजेस थी उसमें एक करके मतलब क्वेश्चन पुट अप किए, जैसा कि मैंने समझा, है ना। तो उन्होंने ये बताया कि यूरोप में एक वुमन थी जो कि मतलब कैंसर से उसको प्रॉब्लम था, कैंसर का, और वो बिल्कुल मतलब मरने की उस पर थी। तो उसके हस्बैंड ने मतलब डॉक्टर से कंसल्ट किया और फिर उसके बाद मतलब एक जो मेडिसिन थी, जो ड्रग्स थी, तो वो परचेज करने के लिए एक ड्रगिस्ट से बात की और उस ड्रगिस्ट ने उस जो मेडिसिन को बनाया था वो रेडियम से बनाया था, जो कि बड़ा एक्सपेंसिव मटेरियल होता है जिससे वो ड्रग बनी थी। तो वो मतलब वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा था उसके लिए और फिर उन्होंने उसको इनके हस्बैंड का जो लेडी के हस्बैंड का नाम था वो हिल्स था, राइट। तो इन्होंने मतलब उसको ऑफर दिया कि भाई आपने इतना महंगा किया है तो आप अभी पैसे ले लो, बाद में मुझसे आधे वापस बाद में ले लीजिएगा। इस तरीके से कई सारे ऑफर उनको दिए, मगर उस ड्रगिस्ट ने बोला कि नहीं, मैंने चूंकि इतना किया है तो मैं उससे पैसे कमाऊंगा। तो इसी थ्योरी को लेते हुए, इसी स्टोरी को लेते हुए
ये सारी स्टेजेस में कोलबर्ग्स ने अपनी मतलब क्वेश्चन पुट अप किए एक तरीके से। तो लेवल 1 में जो कि कन्वेंशनल मोरालिटी का है, जिसमें स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसमें एट दिस स्टेज कोलबर्ग सेज ओबिंग द रूल्स इज इम्पोर्टेंट, मतलब रूल्स को हमें मानना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज इट इज अ मीन्स टू अवॉइड पनिशमेंट, ताकि मतलब अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे तो हम लोग पनिशमेंट को अवॉइड कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल हेन्स ने शुड नॉट स्टील द ड्रग एज ही मे गो टू जेल इफ ही इज caught। तो मतलब इसमें एग्जांपल को हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि हिंस को ड्रग को चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जेल भी जा सकता था। और इसमें बच्चे इस तरीके से भी करते हैं कि जैसे सपोज मतलब वो सारी चीजें फॉलो करते हैं रूल्स रेगुलेशन को, क्योंकि ताकि उन्हें पनिशमेंट अवॉइड कर सके, उन्हें पनिशमेंट ना मिले। हाँ, उन्हें पनिशमेंट का डर होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए बेसिकली वो पेरेंट या टीचर्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। यस, दिस इज स्टेज 1। यस, स्टेज 1। स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें स्टेज 2 में एक्सप्रेसेस द व्हाट्स इन इट फॉर मी पोजीशन। इसमें मतलब इसमें ये एक्सप्रेस करता है कि मेरे लिए क्या है, मतलब व्हाट इज इन इट फॉर मी। दिस जैसे मतलब एक्सचेंज, जैसे सपोज नेगोशिएशन होता है पेरेंट्स। नेगोशिएशन, जैसे सपोज बच्चों से कोई काम हम लोग बोलते हैं तो उनको ये फील होता है कि अब हमको इसके बदले में कुछ मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। तो उसमें इस स्टेज में हम लोग दिस आल्सो नोन एज टिट फॉर टैट स्टेज, इसको टिट फॉर टैट स्टेज भी बोल सकते हैं कि जैसे बच्चे ने कुछ किया तो ऑब्वियसली उसको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इट इज राइट टू हिंस टू स्टील द ड्रग बिकॉज इट कैन क्योर हिज वाइफ एंड देन शी कैन कुक फॉर हिम। मतलब अगर हम इस स्टोरी को लेके चलें तो उसमें उसको स्टील करना चाहिए था, चुराना चाहिए था दवा को, ताकि वो अपनी वाइफ को ठीक कर सके और उसकी वाइफ उसके लिए खाना बना सके या उसके लिए कुछ काम कर सके। तो बेसिकली इसमें मतलब इस तरीके से है। लेवल 2 की बात करेंगे। इसका सॉरी बहुत सिंपल से एग्जांपल जो हम लोग जनरली एज अ पेरेंट्स बच्चों के साथ करते हैं ना, कि लाइक बेटा आप पढ़ लो, अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आई विल गिव यू। फिर बच्चा जो भी डिमांड करता है कि ओके मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए अपने टॉय से रिलेटेड या कुछ, तो इस टाइप का जो एक पेरेंट और बच्चे के बीच में चलता है, आप टिट और टैट वाला कह लो या इन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज इट्स अ ब्राइब, कि चलो ठीक है बेटा उसने अपनी डिमांड रखी है, हम पूरा कर देंगे, तो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। राइट, चलिए लेवल 2। वेरी गुड प्रियंका। लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी का, जिसमें स्टेज 3 हम लोग पढ़ेंगे जो कि है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। द इंडिविजुअल वांट्स टू मेंटेन और विन द अफेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ अदर्स बाय बीइंग अ गुड पर्सन। ठीक है, तो इसमें ये स्टेज हम लोग गुड बॉय और गुड गर्ल का भी इसको बोलते हैं, ओरिएंटेशन होता है। मतलब जैसे सपोज कि हम कोई काम करेंगे या मतलब बच्चा सोच रहा है, बच्चे पे लेके चलते हैं हम लोग कि वो तो उसको ये लगता है कि मेरी इमेज कैसी जाएगी, मेरी इमेज अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो अब जैसे सपोज इसको मैं स्पेशली ऐसे ही करती हूँ कि जो बीएड के नोट मैम बनाने के लिए देती है तो उसमें मैं बना के देती हूँ उनको, कि ताकि मेरी थोड़ी सी इमेज ठीक रहे उनके सामने। तो इसको हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि ये गुड बॉय और गुड गर्ल का एक ओरिएंटेशन होता है। इसमें मतलब अपनी इमेज को वो करते हैं बच्चे। और इसमें हम लोग अगर इस स्टोरी को लेके चलते हैं कि हाइंस शुड बी स्टील द ड्रग फ्रॉम द स्टोर इन द ऑर्डर टू बी अ गुड पार्टनर टू हिज वाइफ। मतलब उसको इसलिए चुराना चाहिए था मेडिसिन या ड्रग अपनी वाइफ के लिए, ताकि वो ये दिखा सके कि वो एक अच्छा पार्टनर है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर है अपनी वाइफ का, एक अच्छा हस्बैंड है। तो थर्ड स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर। द फोकस फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर। The focus is on maintaining law and order by following the rules, doing one's duty and respecting authority. For example, he should not steal the drug because that would be against the law, and he has a duty to uphold
द लॉ। मतलब इसमें ये फोर्थ स्टेज हमें बताता है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। इसमें फोकस है कि लॉ एंड ऑर्डर को हमें मानना चाहिए, फॉलो करने चाहिए रूल्स और रेगुलेशन, और जो अथॉरिटीज हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें जैसे कि अगर स्टोरी को हम लोग रख के देखते हैं तो मतलब जो हाइंस है उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो उस लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाता है ना। हाँ, नेक्स्ट लेवल थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें स्टेज 5 हम लोग पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। रूल्स एंड लॉज आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ सोसाइटी, बट मेंबर ऑफ द सोसाइटी शुड एग्री अपॉन दीज स्टैंडर्ड्स। तो रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि सोसाइटी को मेंटेन किया जा सके, और मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं उनको इसको जो एग्री भी करना चाहिए इन स्टैंडर्ड्स पे। रूल्स कैन बी चेंज व्हेन दे नो लॉन्गर मीट सोसाइटीज नीड, और रूल्स को चेंज भी किया जा सकता है जब मतलब किसी समय समय पे रूल्स को चेंज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइंस शुड बी स्टील द ड्रग बिकॉज एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग। तो हाइंस को मतलब वो चुराना चाहिए था, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है और सबको अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। इसके अकॉर्डिंग ये तो समय समय पर इस लेवल के अकॉर्डिंग, इस स्टेज के अकॉर्डिंग, इस समय समय पे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, रूल्स और रेगुलेशन तो होने चाहिए, बट समय समय पर उनको चेंज, हाँ, ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहना चाहिए, चेंज भी कर सकता है एज पर द नीड। लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जो कि ज्यादातर नहीं पाई जाती है। ये फ्रीडम फाइटर्स में इस तरीके की स्टेज देखी गई है जो कि दूसरों के लिए करते हैं। तो इसमें स्टेज में यही बताया गया है कि प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सेंसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉन वायलेंस, इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। फॉर एग्जाम्पल, हाइंस शुड स्टील द drug even if the person was a stranger and not his wife। मतलब उसको इसमें इसके अकॉर्डिंग ये है उसको तो चुराना ही चाहिए था। जरूरी नहीं है कि उसका लाइफ पार्टनर ही था या उसके घर का ही मेंबर था, बल्कि वो किसी और के लिए भी होता तो भी उसको उसकी हेल्प करने के लिए उस ड्रग को चुराना ही चाहिए था, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। और इस तरीके का जो ये पाया जाता है, ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। ये ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स या दूसरों के लिए करने वाले लोगों में होता है। तो इसका जो रेशियो होता है वो बहुत कम पाया जाता है। तो मैं बस मैंने समझा इस थ्योरी से। नहीं, प्रियंका बहुत अच्छे से और एग्जाम्पल के थ्रू आपने बताया है, एंड लैंग्वेज वाज आल्सो वेरी इजी एंड इजीली अंडरस्टूड। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये सेशन भी जल्दी एंड हो जाएगा, तो अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज रेज कर सकते हो, सो दैट उसका आंसर हम कर सके और ये थ्योरी यहाँ पे एंड हो सके। ठीक है, इज देयर एनीवन, अगर कोई पूछना चाहता है इससे रिलेटेड कुछ भी, और अगर आपको सब कुछ अंडरस्टूड हो गया है तो भी प्लीज आप एक बार हमें बता दीजिए। आप अनम्यूट करके आप बता सकते हो, क्योंकि नाउ ऑल द थ्योरीज आर कवर्ड। Like first one, the Jean Piaget theory based on cognitive development. Second is the Erikson theory based on psychosocial theory of development. Third is the third last one, that is Kohelsberg theory. It's totally based on moral development, which was the continuation of the Piaget's theory or the upper version of that, right? So these are the three theories. Yes, Lovely ji, आप कुछ कह रहे थे? लवली जी, यही कह रहे थे कि कहते हैं समझ में आया, थ्योरी समझ में आई राइट। तो अभी देखिए मैंने रिकॉर्डिंग दोनों सेशन की कर ली है। आई विल शेयर द ड्राइव लिंक, क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ी बड़ी होती है तो वैसे शेयर नहीं हो पाएंगी, तो आई विल शेयर द ड्राइव लिंक विद एवरीवन। मैं ग्रुप में ही डाल दूंगी, तो अगर किसी को दोबारा रिपीटेटिवली सुनना हो तो आप सुन सकते हो। ठीक है, और जो एब्सेंट है तो ऑब्वियसली दे कैन आल्सो हियर इट। एंड सेशन हमारा थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है। आई होप यू like the session and it was the fruitful one for everyone, right? मैम को तो हमने मिस किया, बट आई थिंक सेशन भी फ्रूटफुल रहा होगा, राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। Yes, thank you. Now, so now I am going to end this session. Okay.
Thank you And so much, everyone. yes, if anything is left, you can share in the group also. Okay. Thank you so much, Chitra ji. Thank you. Thank you. Bye. Bye.